ओके पीपल, वी वर डूइंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में अभी हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की, ठीक है। तो डिजास्टर, किसी भी डिजास्टर के बहुत सारे रीजंस भी होते हैं और किसी भी डिजास्टर के बहुत सारे इम्पैक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट्स आर आल्सो देयर। सो व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? इज एक्शन इम्प्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो कभी भी कोई भी डिजास्टर होता है, जैसे अभी हाल ही में एक डिजास्टर वर्ल्ड में हुआ है, एनीबडी नोज अबाउट इट? अरे हमको दुनियादारी से क्या मतलब है भाई साहब। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ है वर्ल्ड के किसी कोने में, एनीबडी इज अवेयर अबाउट इट? हाँ, मोरक्को में एक अर्थक्वेक हुआ है जिसमें अप्रोक्सीमेटली अभी सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 3000 लोग मारे गए हैं। सो इट माइट बी मोर, क्योंकि जब अर्थक्वेक होता है तो बिल्डिंग्स गिरती हैं और उस डेब्रिस के नीचे लोग फंसे हुए होते हैं। तो अभी जितने भी लोगों की लाशें निकाली गई हैं, कम से कम 3000 लोगों की लाशें अभी तक निकाली गई हैं, तो देयर माइट बी मोर। इट्स अ सीवियर अर्थक्वेक बेसिकली। थोड़ा सा वैसी जनरल स्टडी किया करो वैसा। ओके, सो डिजास्टर्स आर व्हाट विच कॉज अ ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और किसी, मतलब समझ लो कोई वड़ा पाव बेच रहा है, उस किसी ने किसी को दिया और उसने पैसे नहीं दिए, तो उसके लिए वो डिजास्टर नहीं होगा। येस, इट्स अ सेटबैक बट नॉट अ डिजास्टर। आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और फेल हो गए हैं, तो ये डिजास्टर नहीं है, ठीक है। ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है, आपके बाजू वाले मजे ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा कोई चीज जो बहुत बड़े पैमाने पे सबको इम्पैक्ट करता हो, उसको हम बोलते हैं डिजास्टर, ठीक है। वो कोई डिजीज भी हो सकती है, वो कोई नेचुरल कैलामिटी भी हो सकती है, वो फ्लड हो सकता है, सुनामी हो सकता है, ठीक है, अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे आपके भाई साहब डिजास्टर्स हैं। और जब डिजास्टर होता है तो हमारा एक सेपरेट टीम होता है गवर्नमेंट का, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बोलते हैं, और इसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है टू एक्ट ड्यूरिंग, ज़्यादा करके हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, एक होता है हमारा मिलिट्री और एक होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस। एक आपने देखा रहेगा जो ग्रीन वाले ड्रेसेस होते हैं वो बेसिकली मिलिट्री के होते हैं, आर्मी के होते हैं, और एक ब्लू वाले होते हैं, देखो ब्लू और वही चीज रहती है ब्लू प्रिंट में, तो इसको हम पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेन टू सेव पीपल ड्यूरिंग डिजास्टर, ठीक है। सो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर इन द डिजास्टर मैनेजमेंट? प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो समझ लो अगर हमने पहले से ही ये जान लिया कि मुंबई में बाढ़ आने वाली है या बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तो वी विल इशू एन ऑरेंज और अ रेड अलर्ट एज एप्लीकेबल, एंड बाय इशूइंग अ रेड अलर्ट स्कूल्स विल शट डाउन, मेनी ऑफिसेज में लोग जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि रेड अलर्ट है। तो इससे क्या होगा, लोगों का बाहर निकलना कम होगा, और लोगों का बाहर निकलना अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली हताहत होना कम होगा, ठीक है। अगर मुझे मालूम है या हम सिविक अथॉरिटीज को मालूम है कि भाई साहब सुनामी आने वाला है, ठीक है, डीप डाउन द सी कहीं ना कहीं तो भाई साहब सुनामी आ रहा है, तो जब तक ये सुनामी शोर्स पे आएगा तब तक हम शोर्स के लोगों को अगर इवैक्यूएट कर लेते हैं, तो दैट विल ऑल्सो सेव अ लॉट ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज एज वेल, ठीक है। सो ये सारी हमारे स्टेप्स हैं जो हम इफेक्टिव मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इनपुट के हिसाब से स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आज से कुछ 15-20 साल पहले उड़ीसा में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था, या बहुत बड़ा उसमें कुछ 5000 लोग मारे गए थे, 5000 प्लस लोग मारे गए थे, ठीक है। लेकिन आज से कुछ 1-2 साल पहले ही एक सुनामी आया था, उसमें उतने ज्यादा लोग इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि वहां पे, आप यहाँ पे भी तो बैठ सकती हैं काव्या भगत, नहीं वहां पे बैठना है। तो अभी हमारा जो है, ठीक है, सो अगर 2-3 साल पहले जो आपका हुआ था उसमें ज्यादा लोग मारे नहीं गए, हार्डली एनीबॉडी वाज किल्ड बिकॉज द गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्टेप्स, और लोगों का इवैक्यूएशन हो गया बिफोर द सुनामी कुड हैव हिट द शोर्स, ठीक है। सो प्रिवेंशन ऑफ लॉस एंड डेंजर, इसमें क्या क्या चीजें हैं? प्रिवेंशन ऑफ लॉस एज वेल एज डेंजर, इंप्रूविंग टॉलरेंस। इंप्रूविंग टॉलरेंस मतलब कि थोड़ा सा भी नेचर में कुछ इधर उधर हो गया तो लोग अगर इनटॉलरेंट हो जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नेचर में कैलामिटी होती है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं, और पैनिक में लोग उल्टा व्यवहार करते हैं। मतलब पैनिक में, अगर कोई पैनिक में आ जाता है, कोई बड़ी आपदा आ गई है, कोई अचानक से कोई संकट आ गया है, अगर लोग पैनिक में आ जाते हैं, सो जो काम बन सकता है उसको भी बिगाड़ डालेंगे,
देखिए आपने कभी देखा है अपने आप को पैनिक में कोई काम करते हुए, हड़बड़ी में कोई काम करते हुए, गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स ऑफ मिस्टेक्स दैट माइट हैपन। तो इसीलिए इंप्रूविंग टॉलरेंस, तो अगर कुछ आपदा या विपत्ति घटी है तो उसको बहुत पेशेंस से हैंडल करना है, टॉलरेंट होकर हैंडल करना है। प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म, तो ये भाई साहब आपके गवर्नमेंट करती है, प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर। तो डिजास्टर इंपैक्टेड एरिया में कुछ ना कुछ रिलीफ, कहाँ हैं आप, डिजास्टर इंपैक्टेड एरिया में गवर्नमेंट रिलीफ एक्टिविटीज इनिशिएट करती है। जैसे समझ लो अगर कोई आपका बाढ़ में घिरा हुआ है, कोई एक छोटे से मतलब थोड़ा सा जो पानी है, जहाँ पे पानी नहीं आया वो वहाँ पे बैठा हुआ है, अभी ना भाई साहब उसको खाना मिल रहा है ना कुछ, तो कभी कभी हेलीकॉप्टर से भी उसको इवैक्यूएट किया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से आपके रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म, ठीक है। तो जितना भी हार्म हुआ है उसको मिनिमाइज करना, उसको एक्सटेंट ऑफ हार्म। प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर, कभी कभी आने ही वाला है डिजास्टर, हमको मालूम है सुनामी आने वाला है भाई साहब, ठीक है। अर्थक्वेक हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जैसे फ्लड्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत जोर की बारिश को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को भाई साहब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर, तो इनकी तैयारी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन बेसिकली मेक मिनिमम अरेंजमेंट्स फॉर देयर प्रिपरेशन एज वेल। आप अगर देखोगे एक सिंपल सा एक्टिविटी जो सिडको वाले करते हैं बिफोर मॉनसून, पेड़ों को काटना, आपने देखा है पेड़ों को काटा जाता है, क्यों, बरसात के पहले, क्यों, क्योंकि बरसात के टाइम पे बहुत आंधी तूफान होता है और ये पेड़ अगर बहुत लंबे लंबे होंगे सड़क पे गिरेंगे, किसी के ऊपर गिर सकते हैं, किसी गाड़ी के ऊपर गिर सकते हैं, किसी घर के ऊपर गिर सकते हैं, एंड दे कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज। और एक एक्टिविटी जो होती है वो ये है कि ये जो सीवर लाइन्स होते हैं, ये सीवर लाइन्स नहीं बोलेंगे हमको, पानी का लाइन देखो बना हुआ है नीचे, ठीक है, उसको क्लीन किया जाता है, उस कचरे को साफ किया जाता है ताकि फ्री फ्लो ऑफ वाटर हो और वाटर क्लॉगिंग ना हो, ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं, जब हमको मालूम ही है कि भाई साहब मुंबई में मॉनसून बहुत सिवियर होता है, तो वी हैव टू टेक सम स्टेप्स टू इंश्योर दैट पीपल आर लीस्ट इंपैक्टेड, ठीक है। सो इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन, जो भी डिजास्टर की सिचुएशन होगी उसमें इमीडिएट एक्शन का करना। असेसमेंट ऑफ डैमेजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर, जो भी डिजास्टर हुआ रहेगा उसका प्रॉपर असेसमेंट करना कि क्या हुआ है, और इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर मतलब कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग बिछड़ गए हैं, कितने लोग भाई साहब किधर हैं, क्या है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। समझ लो लेट्स से ह्यूमन डिजास्टर में देखा जाता है, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, तो लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं, तो जब लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनके रिलेटिव्स आते हैं, भाई मेरा जो रिश्तेदार वो किधर है, ठीक है। अभी 100-150 लोग अगर कहीं पे एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है साइमल्टेनियसली, डॉक्टर्स उनका इलाज करेंगे कि इनको अपडेट देंगे। सो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को ठीक से मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इधर लोग पैनिक में हैं कि उनके रिश्तेदारों का हुआ क्या, ठीक है, और उधर डॉक्टर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। सो इनको अपडेट दें कि उनको बचाने की कोशिश करें। सो ये सब ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर तालमेल से काम होना चाहिए, ठीक है। इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन, assessment of damages and intensity of the disaster, arranging for rescue work and help. रेस्क्यू वर्क, ये कभी कभी ऐसे जगहों पे डिजास्टर होता है कि वहां पे रेस्क्यू वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज से करीबन 4-5 साल पहले नेपाल में बहुत बड़ा एक भूकंप आया था, ठीक है, एक सीवियर अर्थक्वेक आया था, लेकिन नेपाल का जो एरिया जो ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था वो पहाड़ी एरिया था और वहां पे रेस्क्यू टीम का पहुंचना बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए हेलीकॉप्टर्स उतारे गए, चॉपर्स उतारे गए और उसमें से भाई साहब रेस्क्यू वर्क हुआ, ठीक है। सो अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प, रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग, बिल्डिंग्स अगर टूट जाती हैं, घर अगर बाढ़ में बह जाते हैं, तो ये तो हो गया डैमेज के टाइम पे इनको रेस्क्यू वर्क, इनके लिए टेंट बना देना या इनकी किसी स्कूल में व्यवस्था करना जहाँ पे ये रह सके। अक्सर आप देखोगे छोटे ग्राम कस्बों में जब बाढ़ आता है तो लोगों को उनके घरों से शिफ्ट करके किसी स्कूल या सरकारी अस्पताल या सरकारी घर पे उनको रखा जाता है टिल द टाइम वाटर रिसीड्स डाउन, जब तक बारिश का पानी या बाढ़ का पानी नीचे ना चला जाए, ठीक है। फिर उनको रिहैबिलिट कीजिए, तो उनके जो घर होंगे या मट्टी से जो घर झोपड़ पट्टी जो भी बना रहेगा उसको फिर से रिहैबिलिटेट करना, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीजें हैं जो डिजास्टर मैनेज में इंक्लूडेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट में। फर्स्ट एड टू बी प्रोवाइडेड टू विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है। इफ द विक्टिम हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बहुत कॉमन केस है ये कि कभी कभी सांसें रुक जाती हैं, ठीक है। इफ द विक्टिम, जैसे समझ लो कोई डूब गया है और उसको हमने बाहर निकाला है, वो जिंदा है अभी भी,
लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, ठीक है, सम हाउ उसके मतलब इतना ज़्यादा, तो हम उसके लिए एक फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग फटाफट रेस्टोर होना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रीदिंग रेस्टोर नहीं हुआ विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो सारे ऑर्गन्स उसके कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन होगा नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस होगी नहीं, और भाई साहब इट्स लाइक अ व्हीकल जिसको आप ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें फ्यूल नहीं है, तो नहीं चल पाएगा ज़्यादा, ठीक है। सो ब्रीदिंग कभी कभी ऐसा जैसा कोई डूब गया हो, ठीक है, उसको बाहर निकाला गया, वो जिंदा है लेकिन सांसें नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जितने टाइम तक पानी के अंदर था, वी आर ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइंड टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, सो ऑब्वियसली वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे भाई साहब उसका ब्रीदिंग स्टॉप हो गया है, क्योंकि उसको एयर नहीं मिल रहा था, तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग स्टॉप हो गया है। जब बॉडी को कोई चीज नहीं मिलती है नॉर्मल तरीके से, तो वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है ना भाई, ठीक है। सो इफ द विक्टिम हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, द हेड शुड बी हेल्ड इन अ बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन। तो हेड को हमेशा ऐसे बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन में डालना पड़ेगा, ठीक है, बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन। इसको ऐसे समझिए कि आप सो रहे हैं और आपके गर्दन के नीचे तकिया नहीं है, तो आपका हेड कैसा होगा, स्लोपिंग बैकवर्ड, ठीक है, स्लोपिंग बैक पोजीशन, और द चिन शुड बी रेज्ड, तो इस चिन को भाई साहब ऊपर करना है, ठीक है, सो दैट द रेस्पिरेटरी पैसेजेस रिमेन ओपन, रेस्पिरेटरी के जो पैसेजेस हैं वो ओपन रहें, ठीक है। उसके बाद हमको उसको अपने मुंह से उसको एयर देना है, ठीक है। ये बातें सुनकर जितनी भी गुदगुदी हो, जितना भी मजाक लगे, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस चीज को समझ के रखिए, क्योंकि कभी कभी जैसे मैंने कुछ दिनों पहले सुना कि मुंबई में लोकल ट्रेन्स में कोई कोलैप्स कर गया और वो ब्रीद नहीं कर पा रहा था। ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ में कोई सफोकेट हो गया हो, ठीक है, और उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग स्टॉप हो गई हो, तो ताबड़तोड़ उसको फर्स्ट एड देना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट एड ब्रीदिंग बोलते हैं हम इसको। तो उसको फटाफट लेटा के उसके चिन को ऊपर करना पड़ेगा। मतलब अगर आप सो रहे हैं और आपके ऐसे सो रहे हैं और आपके नीचे तकिया ना हो, तकिया को निकाल दिया गया हो और थोड़ा सा और ऐसे चिन को ऊपर कर दिया, ठीक है, तो आपका रेस्पिरेटरी जो पैसेज है वो ओपन रहेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं जब सोते हैं ना आप, तो सिकुड़ के मत सोइए, ठीक है। हालांकि सोने के टाइम पे हमको वो नहीं रहता है, तो जितना आप फैल के सोएंगे उतना अच्छा है आपके रेस्पिरेटरी के लिए। अगर आप ऐसे ऐसे कर्ल होकर सोते हैं तो वो आपके रेस्पिरेटरी के लिए ठीक नहीं है, रेस्पिरेशन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी पैसेजेस रिमेन ओपन, ब्रीदिंग, इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। बहुत जोर से अपने आप को अपने मुंह से एयर ब्लो करना है विक्टिम पे, ठीक है। द विक्टिम हैज टू बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ रिससिशिएशन, ठीक है, जोर जोर से ब्लो करना है, हवा ब्लो करना है, ठीक है। दिस इज डन बाय a rescuer by pressing his or mouth against that of the victim and blowing air into the person's lungs, ठीक है। तो पर्सन के लंग पे ब्लो करना होता है एयर, और ये सिर्फ किसी आपका जीवन का जो पहला पड़ाव है वो यही था। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो रोए या हंसे, कुछ तो करे, ठीक है। हंसना तो नामुमकिन है, लेकिन डॉक्टर्स विल मेक एन अटेम्प्ट फॉर दैट बेबी टू क्राई। डू यू नो वाई? अगर वो बच्चा रो नहीं रहा ना, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके पैर को ऐसे पकड़ते हैं और पीठ पे से मारेंगे उसको जोर से, ठीक है, जोर से मारेंगे उसको ताकि वो रोए। क्यों ऐसा क्यों? डज एनीबडी नो दिस? क्योंकि जब तक आप अपनी माँ के पेट में रहते हैं आपके लंग्स इनएक्टिव रहते हैं। यू डोंट ब्रीथ टू योर लंग्स, आपके लंग्स इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। टिल द टाइम अ बेबी इज अंडरगोइंग डेवलपमेंट इन अ मदर्स वूम द लंग्स आर इनएक्टिव। मतलब सारा जो खाना और ऑक्सीजन है उसको वो उससे पहुंच रहा है, ठीक है। इट इज एक्चुअली रीचिंग फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द बेबी, ऑक्सीजन भी और खाना भी, ठीक है, दोनों भी चीजें उसको अम्बिकल कॉर्ड से पहुंच रही हैं, उसको उसके नेवल से होते हुए उसके अम्बिकल कॉर्ड से पहुंच रही हैं। तो अलग से बेबी के ब्रीथ करने का सिस्टम नहीं है, और वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि बेबी जो है वो वाटर में है, और हम एज ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट having systems to respire in water, we can only undergo respiration or breathing in air। तो वैसे भी बेबी पानी में है, अगर उसका लंग्स एक्टिव होता भी तो भी वो ब्रीथ नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ब्रीदिंग का प्रोसेस बेबी का चालू, उसका सिर्फ हार्ट बीट होता है, उसका भाई साहब हार्ट चालू हो जाता है, लेकिन लंग्स आर नॉट एक्टिव। इसीलिए जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है डॉक्टर्स मेक एन अटेम्प्ट, क्योंकि डॉक्टर्स के पास 1-2 मिनट का टाइम होता है, उसका नॉर्मल ब्रीदिंग चालू होना चाहिए। उसका नॉर्मल ब्रीदिंग अगर उस टाइम पे चालू नहीं हुआ तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए जनरली बच्चे रोते ही हैं, अगर नहीं रो रहा है बच्चा तो उसको भाई साहब मार कर रुलाते हैं,
ठीक है। तो ये ताकि जैसे ही वो रोएगा, रोने के लिए ऐसे रोएगा भाई साहब, तो वो क्या होगा, उसका नॉर्मल ब्रीदिंग चालू हो जाएगा। क्योंकि आप बोल तभी सकते हैं जब यू आर पुशिंग आउट एयर। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आई एम पुशिंग आउट एयर। आप अगर जोर जोर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो भी व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर पुशिंग आउट एयर। और एक बार यू हैव स्टार्टेड पुशिंग आउट एयर तो आपका लंग्स चालू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो यही चीज हम बचपन में भी होता है हमारे सबके साथ। हमको जो दिया जाता है वो बेसिकली आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दिया जाता है, ठीक है। और यही चीज अगर कोई इंसान कोलैप्स कर जाए, ठीक है, और उसका ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए फॉर एनी रीजंस, द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी रिस्टोर्ड इज नॉर्मल ब्रीदिंग। हमको दिख रहा है या हमको सुनाई दे रहा है कि उसका हार्ट बीट चल रहा है, लेकिन नाक से सांस नहीं जा रही है, ना अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, देन वी हैव टू मेक दैट पर्सन लाई डाउन विद हिज चिन अप, ठीक है, और हेड इन एन इंक्लाइंड पोजीशन एंड पंप इन एयर थ्रू आवर माउथ इनटू द पर्सनस माउथ, ठीक है। जोर जोर से एयर ब्लो करना पड़ेगा ताकि उसका नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट हो। अभी ऑब्वियसली पर्सन बेहोश पड़ा रहेगा तो उसको मार के तो हम भाई साहब उसका नॉर्मल ब्रीदिंग रेस्टोर नहीं करा सकते, उसको होश नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज को करने के लिए किसी डॉक्टर की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है, वो कोलैप्स कर सकता है और नॉर्मल ब्रीदिंग बंद हो सकती है। सो यू शुड बी अवेयर हाउ टू रेस्टोर नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्कुलेशन, if the victim is unconscious, then after giving mouth to mouth resuscitation twice, the heart should be pressed down। अभी क्या होगा देखो, उसका ब्रीदिंग चालू नहीं था कुछ टाइम के लिए, जिसके वजह से वो कोलैप्स कर गया है। अभी आपने भाई साहब 2 बार रिससिएशन किया और उसका ब्रीदिंग चालू हुआ है, लेकिन इस दौरान जो उसका सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गन है हार्ट और ब्रेन, उसको हम कैसे चालू करें। इट्स लाइक दिस कि आपके व्हीकल में पेट्रोल नहीं है और आप किक मारे जा रहे हैं भाई साहब, तो थोड़ी दूर गाड़ी चलेगी, लेकिन उससे होगा क्या, इंजन गर्म हो जाएगा भाई साहब, जलने की आशंका रहेगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पे भी होगा भाई साहब। इफ द विक्टिम इज बेसिकली अनकॉन्शियस, बेहोश पड़ा हुआ है, देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रिससिएशन ट्वाइस, ठीक है, माउथ टू माउथ रिससिएशन दिया है, द हार्ट शुड बी प्रेस्ड। तो इस हार्ट को भाई साहब जोर जोर से दबाना पड़ेगा, ठीक है। इस हार्ट को जोर जोर से दबाना पड़ेगा विक्टिम के। हार्ट शुड बी प्रेस्ड डाउन हार्ड बाय प्रेशराइजिंग द चेस्ट विद बोथ द पाम्स। ऐसे जोर से प्रेशर देना पड़ेगा इसको, ठीक है। It has to be given pressure in a high magnitude. These two actions should be repeated alternately about 15 times. This is known as cardiopulmonary resuscitation. CPR technique बोलते हैं हम इसको, ठीक है। cardiopulmonary resuscitation CPR technique बोलते हैं। देखो, कोई इंसान अगर कोलैप्स हो गया है, उसके पास टाइम बहुत कम है, 2 या 3 मिनट। इन 2 या 3 मिनट में हॉस्पिटल तक पहुंचना या डॉक्टर को लेकर आना शायद नामुमकिन हो, शायद एक तरफ से नामुमकिन हो। तो वी हैव टू डू अ फर्स्ट एड, भाई साहब वो कम से कम हार्ट ब्रीथिंग उसका चालू हो जाए और उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग चालू हो जाए। ये दोनों चीज अगर चालू हो जाती है, देन यू हैव एनफ ऑफ टाइम टू टेक दैट पर्सन टू हॉस्पिटलाइजेशन और टू अ हॉस्पिटल और टू अ डॉक्टर। लेकिन उस टाइम पे आपको बहुत स्मार्टली इस चीज को करना पड़ेगा। इट इज नोन एज CPR। कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट, पुल्मोनरी, पुल्मोनरी मतलब लंग्स, रिससिएशन मतलब फिर से जागरूक करना, ठीक है। तो कार्डियो को हम कैसे जागरूक करते हैं, बाय प्रेसिंग हार्ड ऑन द हार्ट, ठीक है। बहुत जोर जोर से भाई साहब हार्ट की पंपिंग करते हैं, तो ऐसे पाम से हम इसको बार बार दबा रहे हैं हार्ट को, ठीक है। और पुल्मोनरी मतलब ब्रीदिंग को कैसे रिस्टोर करेंगे, अपने माउथ से उसके माउथ में एयर ब्लो करेंगे जोर से, ठीक है। ऐसे भाई साहब इसके माउथ में पहले एयर, तो ये भाई साहब ऑल्टरनेटिवली करना है, ठीक है। इट हैज टू बी डन ऑल्टरनेटिवली अबाउट 15 टाइम्स, ऐसे 15 बार करना है, ठीक है। सो प्रेस डाउन बाय प्रेसिंग द चेस्ट। अगर 15 बार से ज्यादा पे नहीं हो रहा है तो मुश्किल है, देन मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो कॉमन चीज है ये सब कोई कर सकता है, ठीक है। सो इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रिससिएशन ट्वाइस, द हार्ट शुड बी प्रेस्ड डाउन हार्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट विद बोथ द पाम्स। These two actions should be repeated alternatively about 15 times. दोनों भी एक्शन, एक बार भाई साहब हार्ट को प्रेस करना है, एक बार भाई साहब माउथ से एयर ब्लो करना है, हार्ट को प्रेस करना है, माउथ से एयर ब्लो करना है, ये रिपीटेड करना है भाई साहब 15 टाइम्स। दिस इज नोन एज कार्डियोपुल्मोनरी रिससिएशन, ठीक है। ये ज्यादा करके कोई इमरजेंसी हुई रहेगी, कोई डिजास्टर हुआ रहेगा उसके वजह से, कोई समझ लो पानी के अंदर था बहुत देर तक तो उसको हो सकता है, ठीक है। अगर कोई डूब गया हो उसको हो सकता है, ठीक है। ऐसी सारी चीजें होती हैं, बहुत तमाम रीजन से हो सकती है, बट वन ऑफ द रीजन इज दिस। कोई सफोकेट हो गया हो उसको भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से, तो इसको हम CPR टेक्निक बोलते हैं और एवरीबडी शुड बी ट्रेन्ड टू परफॉर्म CPR। हम बहुत से
अनचाहे मौतों को बचा सकते हैं इफ वी नो द जनरल ट्रिक्स एंड ट्रेड ऑफ सीपीआर। ठीक है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल तक जाने से पहले ही दम तोड़ देते हैं और उसका मेन रीजन होता है कि उनके आजू बाजू के किसी भी इंसान को सीपीआर टेक्निक नहीं मालूम है। ये एक सिंपल सा रीजन है। ठीक है, बहुत सारे लोग कोलैप्स करते हैं, कोलैप्स करने के बाद भी उनके पास कुछ टाइम होता है जिस टाइम तक ऑब्वियसली हॉस्पिटल पहुंचना काफी नहीं है, लेकिन अगर उसके आजू बाजू के लोगों को सीपीआर टेक्निक मालूम होता तो शायद बचा लिया होता। सीपीआर टेक्निक इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ एंड एवरीबडी शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये होना ही चाहिए। बहुत इसके लिए कोई मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट कम से कम इंसान को नॉर्मल ब्रीदिंग और नॉर्मल हार्ट बीट में रेस्टोर किया जा सकता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हुई हैं, इसको हॉस्पिटल में जाकर हम इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग, इफ द विक्टिम इज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग थ्रू द वूंड। अभी दो चीजें होती हैं, देखो, एक ब्लीडिंग होती है, समझ लो कट गया है, थोड़ा सा खून निकला तो खून अपने आप बंद हो जाता है। हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। आप कभी ऐसा ना सोचें कि भाई साहब अगर खून निकल रहा है और मैंने वहाँ पे डेटॉल लगाया या सूथॉल लगाया या सेवलॉन लगाया उससे खून रुका है, खून उससे नहीं रुकता है। ठीक है, खून कभी भी एंटीसेप्टिक से नहीं रुकता है। कोई दवाई अगर आपने वहाँ पे लगाई थी तो खून नहीं रुकता है, खून आपके बॉडी की वजह से ही रुकता है। जैसे ही कहीं पे इंजरी होती है तो हमारे ब्लड में होते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट सेल्स कैसे आते हैं, ऐसे जाल बनाते रहते हैं, ऐसे जाल बनता रहता है, इनका पट 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 ऐसे जाल बनता रहेगा। तो जैसे आपके नाली में, आपके आपके मतलब किचन बेसिन में अगर आप देखोगे तो कैसे कचरा कभी कभी अटक जाता है। ठीक है, तो एक जाली लगी होती कि नहीं कचरा अटकने के लिए, ताकि जो भी आपका फूड आइटम्स है उसमें से ना जाए, क्योंकि अगर फूड आइटम्स जाएगा तो नाली क्लॉग हो जाएगी, तो सिर्फ पानी जाना चाहिए उसमें से। तो ऐसे ही कुछ हमारा जो ब्लड का सिस्टम है उसमें प्लेटलेट्स बोल के एक सेल होते हैं। जहां पे भी इंजरी होती है हमारी, ऑटोमेटिकली वहां पे भाई साहब उनका ऐसा नेटवर्क बन जाता है, एक भाई साहब मेश का नेटवर्क बन जाता है। बोलो, ठीक है। तो हमारे देखो जहां पे भी हमारे कट्स होते हैं तो वहां पे एंटीसेप्टिक लगाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे इस एयर में तमाम बैक्टीरियाज और वायरसेस हैं, और जहां पे इंजरी हुई रहेगी वहां पे से सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस हमारे बॉडी में एंट्री पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग मेडिसिन आउट देयर टेक्स केयर ऑफ दैट, तो वो एंटीसेप्टिक होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो खून का रुकना होता है ये एंटीसेप्टिक की वजह से नहीं होता है, ये खून का रुकना हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली करता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कट्स आर डीप और वूंड्स आर डीप, तो क्या हो जाता है, मतलब जहां पे भी वूंड हुआ है इतना सा कट गया है भाई साहब, अभी जितने भी प्लेटलेट्स बनेंगे इसको रोक नहीं पा रहे हैं, खून बहता जा रहा है। कभी कभी अगर आप देखोगे, समझ लो अभी अगर मेरा कहीं पे कट गया तो ऑटोमेटिकली 10-15 मिनट में वो खून रुक जाएगा वहां पे। लेकिन अगर 10-15 मिनट में भी वो खून नहीं रुक रहा है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद भी, इफ आई सी दैट ब्लड इज ओजिंग आउट फ्रॉम दैट प्लेस, देन आई वुड नीड अ स्टिच आउट दैट एट दैट प्लेस। तो मतलब काफी डीप वुंड है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों स्किन ओपनिंग्स हैं इनको भाई साहब सिलना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टिचिंग। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा वुंड बड़ा हो गया है और इतने वॉल्यूम ऑफ ब्लड को प्लेटलेट्स नहीं रोक पाएंगे, तो देन व्हाट, प्लेटलेट्स रोकेंगे तो यहाँ पे भाई साहब स्टिचिंग करके इसको जोड़ देंगे ताकि प्लेटलेट्स इसको इफेक्टिवली रोक पाए। ठीक है, सो सम कट्स आर डीप कट्स, ठीक है, एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। इफ द विक्टिम इज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग थ्रू द वुंड, देन द वुंड शुड बी कवर्ड विद एन एंटीसेप्टिक पैड, जैसे आपका भाई साहब बैंडेड वगैरह होता है। ठीक है, एंड प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन इट फॉर अबाउट 5 मिनट्स। तो जहां पे भी कटा है वहां पे जोर से ऐसे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, हालांकि वो पेनफुल होगा बट प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि खून वैसे उधर से हट जाए और प्लेटलेट्स फॉर्म हो पाए। ठीक है, तो प्रेशर शुड बी अप्लाइड फॉर अबाउट 5 मिनट्स विद ईदर थंब और पाम। उस जगह पे भाई साहब प्रेशर अप्लाई करके रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि देखो कहीं भी तो मतलब ब्लड का रुकना बंद क्यों होना चाहिए। आप अपने आप अगर बंद हो गया हो तो ठीक है, वरना अगर डीप कट है तो आपको स्टिच करके खून के प्रभाव को या खून के बहने को रोकना पड़ेगा। वाई वुड यू नीड द ब्लड ओजिंग आउट फ्रॉम अ वुंड टू बी स्टॉप्ड? अरे क्यों रोकना है, वाई शुड इट बी स्टॉप? आपके शरीर में क्या ये चाहिए सप्लीमेंट, आपके शरीर में सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्ट मीडियम है, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, एक ही ट्रांसपोर्ट मीडियम है और वो है ब्लड। ठीक है, सारे सेल्स तक ये जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं,
ये कौन पहुंचाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उनसे कौन लेकर जाता है। गार्बेज कलेक्शन भी ब्लड ही करता है और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की डिलीवरी भी ब्लड ही करता है, ठीक है। सो ब्लड इज टेकिंग केयर ऑफ बोथ वेज। और अगर ब्लड किसी साइड से ऊज आउट हो रहा है देन ऑब्वियसली ऑल दी अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स विल बी इंपैक्टेड, क्योंकि भाई साहब उनको मतलब पहुंच ही नहीं रहा वहां तक सप्लाई, ठीक है। जैसे समझो कामोटे जैसे एरिया में रोज सुबह सुबह भाई साहब मिल्क वैन आता है और उन लोग मिल्क डिलीवरी करते हैं, ठीक है। अगर समझ लो मिल्क वैन खराब हो गया है, समझ लो कोई मिल्क वैन है और वो खराब हो गया है, तो अभी मिल्क पहुंच नहीं पाएगा। विल ऑल द पीपल बी इंपैक्टेड हु आर कंज्यूमिंग मिल्क? यस दे विल बी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है कि सारे शरीर में ब्लड इज बेसिकली रीचिंग, ठीक है, ब्लड इज रीचिंग आउट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, all the parts of our body, and if blood is oozing out from one place then what will happen? So what will happen at that place? So we will be losing blood in huge quantity, and if we are losing blood in huge quantity what will happen? blood अगर बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा तो obviously पूरा ब्लड वहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। ड्रेन आउट क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली ब्लड को पंप कर रहा है, ठप ठप, ठीक है। तो आप समझ लो कोई ऐसे जगह से अगर खून निकल रहा है तो पूरा खून भाई साहब बाहर आ जाएगा ना प्रेशर से, ठीक है। इसीलिए जो लोग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स, उन लोगों को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। हमारे हार्ट से एक होती है आर्टरी, और जो आर्टरी जो है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में लेकर जा रहा है, और एक भाई साहब जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हार्ट तक कैरी कर रहा है, ठीक है। अगर गलती से ऑपरेशन के टाइम पे आर्टरी कट जाती है तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा, पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर्टरी में बहुत हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है और उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सर्जरी। इसीलिए सर्जन्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब भी वो चीड़-फाड़ करते हैं। आर्टरी नहीं कटनी चाहिए, वीन्स कटेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आर्टरी कट गया तो बहुत प्रॉब्लम है। कुछ लोग करते हैं ना, बेसिकली वो क्या काट रहे हैं? आर्टरी को काट रहे हैं, ठीक है। आर्टरी से अगर आपने काट दिया आर्टरी को तो 10-15 मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा। इट्स वेरी क्लियर, बिकॉज व्हाई? ये हार्ट भाई साहब ब्लड पंप कर रहा है और बहुत जोर से ब्लड पंप, और बहुत जोर से वो ब्लड जा रहा है, तो पूरा शरीर का खून उधर से निकल जाएगा, इट विल एक्चुअली ड्रेन आउट। सो आर्टरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टरीज में हमारे ये सब होते हैं, ठीक है। सो इफ द विक्टिम इज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग थ्रू द वुंड, तो फर्स्ट एड के तौर पे हम पहले वहां पे एंटीसेप्टिक लगाएंगे और उसको बैंडेज कर देंगे, ठीक है। Then the wound should be covered with an antiseptic pad and pressure should be applied on it for 5 minutes with either thumb or palm. Fracture and impact on vertebrae, ठीक है। कभी कभी भाई साहब फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर के टाइम पे मतलब हड्डी टूटी है, अगर फ्रैक्चर्ड जगह है तो उसको भाई साहब बहुत केयरफुली हैंडल करना है। अगर समझ लो बहुत जोर से लगा हुआ है और आप पैर को हिला नहीं पा रहे या हाथों को हिला नहीं पा रहे, तो ऑब्वियसली हड्डियों में कोई फ्रैक्चर हुआ है, और उसमें अगर आप ज़्यादा उसको हिलाने की कोशिश करेंगे या मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है फ्रैक्चर और ज़्यादा हो जाए। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ऑलरेडी हड्डी टूट चुकी है, अभी उसको भाई साहब आपको पूरा प्लास्टर करना पड़ेगा, उसको वैसे रखना पड़ेगा, तब जाकर वो हील होगा। लेकिन अगर आप उसमें और ज़्यादा कोई आकर डॉक्टरी करके अरे चलो ऐसा हाथ घुमाओ, चलो ठीक हो जाएगा, भाई साहब और उल्टा हो सकता है, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। इफ एनी बोन इज फ्रैक्चर्ड, ना ऑब्वियसली हमको कैसे मालूम चलेगा फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं? तो अनटिल एंड अनलेस यू डू एन एक्सरे रिपोर्ट ये मालूम नहीं चलता है। प्रॉपर एक्सरे रिपोर्ट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन सीवियर पेन एक इंडिकेशन है कि फ्रैक्चर शायद हुआ रहेगा, बहुत सीवियर पेन हो रहा होगा और वो जॉइंट जो है एकदम मूव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट देयर माइट बी अ फ्रैक्चर इन दैट प्लेस, ठीक है। जब फ्रैक्चर होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे होता है, फिर एक्सरे के बाद प्लास्टर होता है उस जगह पे, आपने देखा रहेगा लोग का प्लास्टर रहता है ऐसे, ठीक है। ये प्लास्टर क्या करता है? तो इसीलिए मतलब अगर फ्रैक्चर भी होता है तो प्लास्टर हील नहीं कर रहा है, प्लास्टर क्या कर रहा है? उस जगह को इमोबाइल कर दे रहा है, मतलब अभी मूवमेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। और उसका इमोबाइल होना जरूरी है क्योंकि हमारे हड्डियों से ही, ठीक है, चीजें निकलेंगी और उसको हील करेंगी। तो ले देकर अगर आप देखोगे किसी भी इंजरी से जो डीलिंग होती है वो हमारी बॉडी ही डील करती है, सिर्फ हमको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। कहीं कट गया तो हमारा बॉडी ही प्लेटलेट्स से उस जगह को जाम कर देगा, खून ना निकले। कहीं अगर हड्डी टूट गई तो हमारी बॉडी ही ऐसे एंजाइम्स जनरेट करेगी कि वो हड्डी वहां पे जुड़ेगी, कोई बाहरी चीज उसको नहीं हील कर सकती, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो प्लास्टर मतलब क्या होता है? उतने दिनों तक जो आपने प्लास्टर अप्लाई करके रखा है किसी फ्रैक्चर्ड बोन के ऊपर, वो करता क्या है? उस जगह को इमोबाइल कर देता है, ठीक है।
क्योंकि जितना वो जगह भाई साहब हिलेगा डुलेगा उतना ही भाई साहब उस बोन का हीलिंग डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। फ्रैक्चर एंड इंपैक्ट ऑन वर्टिब्रे, सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है हमारे वर्टिबल कॉलम पे। वर्टिबल कॉलम हमारे 33 बोन से बना हुआ है, और यहां पे अगर कोई हड्डी घिसक गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो इफ एनी बोन इज फ्रैक्चर्ड, इट इज एसेंशियल दैट द फ्रैक्चर्ड पार्ट बी इमोबिलाइज्ड। इमोबिलाइज मतलब कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत सिवियर आप कहीं गिरे हुए हैं या कुछ एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सिवियर पेन हो रहा है अंदर ही अंदर, ऊपर ही ऊपर शायद कोई ब्लड नहीं निकला है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सिवियर पेन हो रहा है, उस जगह को कभी मूवमेंट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका फ्रैक्चर और ज्यादा डीप हो जाए, ठीक है। यू शुड बी विजिटिंग अ हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, एंड टिल दैट टाइम यू शुड बी लाइंग जस्ट कीपिंग इट एज इमोबाइल एज पॉसिबल। इसलिए देखो किसी भी जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है या इंसान बेहोश हुआ है तो उसका लिए देखो स्ट्रेचर आता है, स्ट्रेचर में लेकर जाते हैं लोग। समझ लो कोई फुटबॉल प्लेयर है, और कभी कभी आपने देखा रहेगा कि फुटबॉल खेलते कि भाई फुटबॉल बहुत डेंजरस गेम, डेंजरस मतलब कभी कभी लंगड़ी उंगली मारते हैं, जोर से गिरता है इंसान, तो फ्रैक्चर होने के बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो देखो उनको स्ट्रेचर में लेके जाते हैं ताकि उनका पूरा बॉडी जो है तो इमोबाइल रहे, नॉट टू मूव, ठीक है, क्योंकि इससे फ्रैक्चर डीप हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी अवेलेबल वुडन रॉड्स और ब्लैटन्स और रूलर्स। अभी देखो अगर इंसान किसी एकदम गांव एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां पे प्लास्टर होगा, वो तब तक जाएगा, तब तक उसको हॉस्पिटल टाइम लगेगा, तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज एक वुड ले लीजिए, एक वुड ले लीजिए और यहाँ पे वुड को बांध दीजिए ऐसे, और पूरे हाथ को ऐसे बांध दीजिए ताकि हाथ मूव ही ना हो पाए, ठीक है। ऐसे बांध दीजिए हाथ पैर जो भी है, जहां पे भी आपको लग रहा है कि फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी है, उस जगह को इमोबाइल करने के लिए उस वुड को ऐसे बांध दीजिए, ऐसे वैसे उसको पूरा बांध दीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू इमोबिलाइज दैट पार्ट। तो वुडन रॉड्स और ब्लैटन्स और रूलर्स जो भी आपको मिले, मतलब ऐसा कोई चीज जो थोड़ा सा मोटा भी हो और जिससे मतलब ये फिक्स हो जाए, जब तक हम प्रॉपर हॉस्पिटल में जाकर एक्सरे कराने के बाद उसको प्लास्टर ना कर दें, ठीक है। इफ देयर इज एन इम्पैक्ट, मैं एक बार फुटबॉल में गोलकीपर था, तो भाई साहब जो फुटबॉल खेलते खेलते जो जोर से उसने मतलब लात मारा, जो बॉल लेकर आया था, तो मैं रोकने गया तो उसका जो ये पैर था वो इसके अंदर चला गया, अभी मेरी उंगली ऐसे ही हो गई, तो बहुत ज़ोर से पेन हो रहा भाई साहब। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी वैसा अजीब ही था, कहा हुआ रे, तो ऐसे ही थे हमारे डॉक्टर्स, ठीक है। तो उसने बोला कि चलो चलो हैंडशेक करते हैं, और उसने ऐसे हैंडशेक किया मेरे साथ, मतलब जोर से दबा, बहुत जोर से पेन हो रहा था, मतलब जोर जोर से रो रहा था मैं। तो ये इसको मतलब ये डिसलोकेट हो गया था बेसिकली, तो मेरा ये इसको ऐसे टाई अप करके रखा उन्होंने, कुछ 8-10-15 दिन तक ऐसे टाई अप ही था, ये इमोबाइल कर दिया उसको, ठीक है, क्योंकि हड्डी खिसक गई थी, अपनी जगह से डिसलोकेट हो गई थी। तो कभी कभी हड्डियां डिसलोकेट हो जाती हैं और कभी कभी हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है, थोड़ा बहुत फ्रैक्चर आ जाता है, कभी कभी हड्डियां टूट भी जाती हैं, जिस केस में हम रॉड्स लगाते हैं। आपने सुना रहेगा किसी का रॉड, कोई बोलता रहेगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पैर में रॉड लगा हुआ है या मेरे हाथों में रॉड लगा हुआ है, तो एक्चुअली वो बोन ही वहाँ पे डैमेज हो गया है, तो उसकी जगह पे रॉड लगाना पड़ा है, ठीक है, एक्सटर्नल, मतलब वो बोन बियॉन्ड हीलिंग डैमेज हो चुका है। छोटा मोटा हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है तो बोन अपने आप उसको हील कर लेता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा चीज हो गया हो जिसमें बोन के टुकड़े हो गए हों, तब कुछ नहीं किया जा सकता, देन एन एक्सटर्नल रॉड हैज टू बी अप्लाइड देयर, ठीक है। तो वो रॉड फिक्स होता है और उस रॉड में नट्स एंड स्क्रूज से उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। ओके, सो if there is an impact on the back or vertebral column, the patient should be kept immobile on a firm stretcher। तो कभी कभी वैसा वर्टिबल कॉलम पे भी इम्पैक्ट आता है, और वर्टिबल कॉलम पे इम्पैक्ट बहुत सीवियर हो सकता है इंसान भाई साहब पूरे उम्र खड़ा ही ना हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए उसको फटाफट स्ट्रेचर में डालकर ले जाया जाता है ऑलवेज। तो जब भी कभी भी ऐसा चोट आया है जिसमें एक्सटर्नल से इंटरनल डैमेज की आशंका ज्यादा हो, ठीक है, तो इंसान को इमोबिलाइज करना पड़ेगा। इंसान को इमोबिलाइज मतलब लीस्ट मूवमेंट की स्टेज पे ले जाना पड़ेगा, कोई मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट होगा तो और ज्यादा केस सिवियर हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट शुड बी डन। फर्म स्ट्रेचर। Burns. If the victim has burn injuries, it is beneficial to hold the injured part under clean and cold flowing water for at least 10 minutes। ज्यादा करके पहले के लोग क्या सोचते थे कि भाई साहब कहीं पे भी अगर जला है तो उस पर पानी मत फेंको, उसको कवर करके रखो, लेकिन नहीं, आज की तारीख में डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर कहीं पे भी जला है तो पहले उसको 10 मिनट कम से कम पानी से धोएं, ठीक है, पानी से उसको ठंडा करें, क्योंकि पानी उस जगह को ठंडा कर सकता है बहुत जल्दी,
ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि देखो जहां पे भी बर्न होगा वहां पे सेल्स डैमेज हो जाएंगे, द सेल्स विल बेसिकली डैमेज, बट उसको हम बाद में भी टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन उसको फ्रेश वाटर से धोना ही पड़ेगा, ठीक है, रनिंग वाटर से। इट शुड बी वॉश्ड एज मच एज पॉसिबल। If the victim has burn injuries, it is beneficial to hold the injured part under clean and cold flowing water for at least 10 minutes. छोटे मोटे burns, अगर बड़ा कुछ burn हो गया तो then hospitalization is the only thing that you can do, ठीक है, okay. If the victim has injuries like sprains, twisting and contusion, rice remedy should be adopted. तो कभी कभी आपके पैर में मोच आती है, देखो बहुत जोर से, अरे बाप रे चला ही नहीं जा रहा है अभी, ठीक है, तो इस तरह की ट्विस्टिंग वगैरह अगर हो जाते हैं यार, ओके, सो अगर समझ लो पैर पे कोई मोच आती है, ठीक है, तो पहले मतलब इंसान को वहां पे बैठाओ और लेट हिम और हर बी एट रेस्ट, ठीक है। सो रेस्ट एज मच एज पॉसिबल फॉर द फर्स्ट 2 days। तो अगर पैर में मोच आती है या समझ लो कहीं पे क्रैम्प आ गया, मसल का क्रैम्प आ गया, ठीक है, मूवमेंट में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो इस तरह की सिचुएशन में मेक दैट पर्सन रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 days। अगर पैर में मोच आए तो उस पर ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। मोच आने के बहुत जगह हैं, ठीक है, घुटनों में भी आ सकता है, कोई क्रैम्प आ सकता है, या मसल्स में, थाई में भी कोई क्रैम्प आ सकता है। जितने भी आपके मूवेबल जॉइंट्स हैं वहाँ पे कुछ भी एक मोच या एक बहुत खिंचाव अगर महसूस होता है, सो लेट दैट पर्सन बी एट रेस्ट, जितना ज़्यादा रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है। आइस अप्लाई करते रहिए, ठीक है, अप्लाई एंड आइस, तो इसको हम राइस टेक्निक बोलते हैं, RICE। तो आइस अप्लाई एंड आइस पैक एवरी 2 to 3 hours ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 hours आफ्टर इंजरी, ठीक है। तो 48 hours तक, पहले 48 घंटों तक 2-3 घंटों में हर बार आइस देते रहिए, ठीक है। मेरा एक बार मतलब मैं ऐसी साइकिल चला रहा था, तो वो ठेले वाले होते हैं ना, तो जाके उधर, तो मेरा घुटना वहाँ पे वो हुआ, तो मतलब मैं तो सुबह पता नहीं चला होता ना, ठीक है, जब मैं रात को सो गया तो सुबह उठकर मैं चल ही नहीं पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू बिल्कुल फोल्ड दिस। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला आपका ये नहीं हुआ है, मतलब एक्सरे निकाला गया, आपका मतलब हड्डी नहीं टूटा है, लेकिन आपका ब्लड क्लॉट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, इस पूरे घुटने में आपका ब्लड बहुत जोर से क्लॉट हो गया है। तो आपको हर 2 घंटे में आइस क्यूब्स मतलब ऐसे लगा कर रखना है, तब तक लगा कर रखना है जब तक भाई साहब आइस क्यूब मेल्ट ना हो जाए, ठीक है, ऐसे आइस क्यूब लगा कर रखना, क्योंकि अगर ये हीटेड होता जाएगा, क्योंकि ये क्लॉट हो गया, ब्लड मतलब अभी वहां पे जमा हो रहा है, ठीक है, वो जा नहीं पा रहा है, ब्लड नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये हीट होता गया और अगर हीट हो गया ये बहुत ज़्यादा, तो पूरे इसको भाई साहब निकालना पड़ेगा, और मतलब आप परमानेंटली अपाइज हो जाएंगे। वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, ठीक है। तो उन्होंने बस एक ही रेमेडी दी, मतलब कुछ दवाई लिख के दिया, लेकिन बोला कि अगर ये आइस क्यूब्स आप नहीं लगा पा रहे हैं, देन यू आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। आपको हर 4-5 घंटे में मतलब ये आइस क्यूब्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आइस पैक होता है, ठीक है। देन वी हैव कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब आपने देखा रहेगा स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं वो लोग ऐसा एक पिंक का बैंडेज बांध रहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। मतलब वहाँ के जो मसल्स है वो लुथस पुथस नहीं रहेंगे, वो एकदम टाइट रहेंगे ऐसे, ठीक है। सो कंप्रेशन, रैप द अफेक्टेड एरिया विद एन इलास्टिक मेडिकल बैंडेज। आपने देखा रहेगा मेडिकल बैंडेज होता है, इलास्टिक मेडिकल बैंडेज होता है, उसको पूरा उस जगह पे रैप अप कर दिया जाता है, ठीक है। देन एलिवेशन, कभी किसी मतलब एक्सीडेंट या ट्रॉमा हॉस्पिटल में आप गए हैं जहाँ पे लोगों का एक्सीडेंट हुआ है और लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कभी कभी एलिवेशन करते हैं। एलिवेशन मतलब जो जैसे समझ लो पैर में मेरे अगर भाई साहब बड़ा कुछ इंजरी हुआ है, तो उसको ऐसे लटका के रखते हैं, पैर को ऐसे सस्पेंशन में रखता है वो पैर, ठीक है। तो इस तरह से उसको एलिवेट किया जाता है, मतलब एलिवेट करके रखना पड़ता है, मतलब हायर लेवल पे रखना पड़ता है उसको, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, बिकॉज इसको इमोबाइल हो जाता है, दिस बिकम्स इमोबाइल, ठीक है। सो दिस इज राइस टेक्निक, ठीक है। अगर समझ लो आपके छोटे मोटे मोच भी आए हैं आपको, तो पहली बात तो पर्याप्त मात्रा में रेस्ट लीजिए, ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, आइस पैक लगाते रहिए, ठीक है, और हो सके तो उस जगह पे एक बैंडेज कर दीजिए, और जब भी आप सोने जा रहे हैं तो एक तकिए के ऊपर उस पैर को रखें, ठीक है। दिस विल हील द इंजर्ड साइड फास्टर, ठीक है। अगर आप उसी पे ज़्यादा मेहनत या उसी पे ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ सकता है, सीवियरनेस बढ़ सकती है, ठीक है। So these are certain things. If the victim has injuries like sprains, twisting, आपका जो मोच आता है, ठीक है, and contusion, rice remedy should be applied. Rest, allow the victim to sit in a relaxed position, ठीक है. Ice, apply an ice pack to the injured part.
मतलब एक आइस नहीं डालना है, बहुत सारा एक आइस को एक कपड़े में लेना है या प्लास्टिक में लेना है, उसको बांधना है और उसको उस जगह पे अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत सारे आइस होने चाहिए उसमें, ठीक है। अप्लाई एन आइस पैक टू द इंजर्ड पार्ट, कंप्रेशन, आफ्टर अप्लाइंग द आइस पैक मसाज द इंजर्ड पार्ट जेंटली। तो इंजर्ड पार्ट में धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा मसाज करना चाहिए, बहुत जेंटली, ठीक है। एलिवेट, कीप द इंजर्ड पार्ट रेज्ड और एन एलिवेटेड पोजीशन, तो एक एलिवेटेड पोजीशन पे इंजर्ड पार्ट को हम रेज रखते हैं, ठीक है, वी कीप इट ऑन रेज्ड। मेथड्स यूज्ड टू कैरी और ट्रांसपोर्ट द इंजर्ड पेशेंट, क्रैडल मेथड, यूजफुल फॉर कैरिंग चिल्ड्रन अंडर वेट विक्टिम्स, ठीक है। तो बहुत ही, जो क्रैडल मेथड मतलब एक ऐसे गोदी में लेकर जाना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्रैडल मेथड, ठीक है। यूजफुल फॉर कैरिंग चिल्ड्रन एंड अंडर वेट विक्टिम्स, जो बहुत ही छोटे मोटे बच्चे होते हैं या अंडर वेट जो होते हैं, उनका कोई अगर एक्सीडेंट हुआ रहता है तो क्रैडल मेथड बोलते हैं हम उसको। कैरिंग पिगी बैग, यूजफुल फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस, ठीक है, इस तरह से भाई साहब कैरी करना, इसको हम क्या बोलेंगे, पिगी बैग, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कैरी करते हैं। क्या हुआ? तो अगर कोई इंजर्ड पेशेंट है और आपके पास कोई स्ट्रेचर नहीं है या एम्बुलेंस नहीं है, सो इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट दैट पर्सन टू अ हॉस्पिटल और मे बी टू अ क्लिनिक, दिस इज द वे यू विल कैरी दैट पर्सन, ठीक है। गांव घेरे में ऐसे कैरी किया जाता है। यूजफुल फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट, ये सब मिलिट्री वालों को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। आर्मी वालों को कभी भी बुलेट लग सकता है, कभी वो इंजर हो सकते हैं, सो दिस इज द वे दे विल कैरी देयर पीपल टू सेफर प्लेसेस और टू एन एम्बुलेंस, ठीक है। ह्यूमन क्रच मेथड, हेल्पफुल फॉर सपोर्टिंग अ पेशेंट हुज वन लेग इज इंजर्ड, तो आपके ह्यूमन क्रच मेथड होते हैं, मतलब जिसमें हम ऐसे, आपने देखा रहेगा जो लोग इंजर्ड होते हैं या जिनका एक पैर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे क्रच मेथड से लोग वॉक करते हैं, ठीक है। हेल्पफुल फॉर सपोर्टिंग अ पेशेंट हुज वन लेग इज इंजर्ड। पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड, यूजफुल फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस मेथड, तो इस तरह से भाई साहब एक इंसान को लिया जा सकता है, ठीक है, एंड टू ट्रांसपोर्टेड टू अ सेफर प्लेस। बहुत हंसी आ रही है, खुदा ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो या आपके किसी रिलेटिव के साथ ऐसा कुछ हो। इट सीम्स टू बी फनी टू यू। यूजफुल फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट, एक अनकॉन्शियस पेशेंट को आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को थोड़ा सेंस दीजिए, ठीक है। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट लाफ एट थिंग्स, बट एटलीस्ट थोड़ा सेंसिबल बनिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये हादसों की चीजें हैं, और जीवन में हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, किसी आस पड़ोस के इंसान के साथ भी। दीज थिंग्स आर बीइंग टॉट टू यू सो दैट यू कैन टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन टिल द पर्सन इज एक्चुअली रीचिंग द हॉस्पिटल। यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सीरियसनेस ऑफ लाइफ। जब लाइफ एंड डेथ का मामला होता है ना भाई साहब, तब इंसान बहुत बड़ा पैनिक में आ जाता है। पुलिंग, यूजफुल फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट, एक अनकॉन्शियस पेशेंट को हम इस तरह से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। टू हैंड चेयर मेथड, टू हैंड चेयर मेथड कैसा होता है भाई साहब, मतलब एक चेयर से बना लेते हैं हम, ठीक है। टू हैंड चेयर मेथड में इस तरह से दो लोग मिलकर, मतलब इस तरह से चेयर बनता है भाई साहब, इनका, हाँ, पकड़ पकड़ और ऐसा, ये ऐसे चेयर मेथड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द चेयर मेथड। इसमें बैठाया जाता है इंसान को, ठीक है। सो दो हाथ हैं, तो मैंने ऐसे रखा एक हाथ और इसने दो हाथ ऐसे रखे, इसके ऊपर इंसान को बैठाकर हम ले जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टू हैंड चेयर मेथड। यूजफुल फॉर हेल्पिंग पेशेंट्स हु कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट बट आर अनेबल टू यूज देयर हैंड्स, ठीक है, मतलब बैठ सकते हैं वो ऐसे पेशेंट्स, ठीक है, तो उनको एक्सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल तक इस मेथड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर हैंड चेयर मेथड यूजफुल फॉर हेल्पिंग पेशेंट्स हु नीड सपोर्ट बिलो देयर वेस्ट। स्ट्रेचर अगर अवेलेबल है बेस्ट है, लेकिन स्ट्रेचर जनरली अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। इफ स्ट्रेचर इज अवेलेबल इट इज बेस्ट, यूज फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस और अ वेरी बैडली इंजर्ड पर्सन। One can use conventional stretcher if it is available. However, in case of an emergency, a temporary stretcher can be made using bamboos, blanket, etc. तो बैम्बू, ब्लैंकेट वगैरह इन सब से हम टेम्परेरी स्ट्रेचर भी बना सकते हैं किसी इंसान को कैरी करने के लिए, बेस्ट चीज है, ठीक है। किसी इंजर्ड इंसान को कैरी करने के लिए टू दी हॉस्पिटल, स्ट्रेचर इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, यही बेस्ट मेथड है, लेकिन जनरली ये अवेलेबल नहीं होता है। अगर नहीं भी अवेलेबल है, फटाफट दो बैम्बू से हम भी इसको बना सकते हैं, तो चद्दर लगा दिया यहाँ पे दोनों, ठीक है, और इसको हम कैरी कर सकते हैं। दैट पर्सन कैन बी कैरी टू द हॉस्पिटल, ओके। फॉर इंजरीज लाइक स्प्रेन्स, ट्विस्टिंग एंड कंट्यूजन, ठीक है, victim must be held standing in an upright position. The injured part should be held sloping downwards. Ice pack should be applied to the injured part. Antiseptic pad should be placed over the wound. कौन सा होगा भाई साहब?
आइस पैक शुड बी अप्लाइड टू द इंजर्ड पार्ट। भाई साहब एंटीसेप्टिक की यहाँ पे कोई लेने देने नहीं है, कटा नहीं है, इट्स नॉट अ वुंड, मोच आई है, ठीक है, तो उस मोच पे आपको आइस पैक अप्लाई करना है, ठीक है। सो दिस शुड बी आइस पैक शुड बी अप्लाइड टू द इंजर्ड पार्ट। द एक्रोनिम ABC used during first aid procedure stands for airway breathing circulation, ठीक है। एयरवे पहले इसलिए आपने देखोगे ना, कोई इंजर्ड पर्सन अगर पड़ा होगा जमीन पे और सब उसको ऐसे घेर के खड़े हो जाएंगे, तो जो लोग होंगे जो उसको बचा रहे होंगे रेस्क्यू टीम से, वो बोलेंगे हट जाओ सामने से, गेट डिस्पर्स्ड, ताकि एयरवे आता रहे, उसको खुली सांस खुली हवा मिले उस पर्सन को, ठीक है। ब्रीदिंग उसका रेस्टोर हो, ठीक है, और सर्कुलेशन भी हो, सर्कुलेशन उसका चलता रहे। और इसके लिए हम कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? CPR, कार्डियो पुल्मोनरी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हमको उसका कार्डियो और ब्रीदिंग उसको रेस्टोर करना है, कम से कम अमाउंट ऑफ टाइम में, कम से कम उसका हार्ट बीट चलता रहे और उसके बॉडी में ब्रीदिंग चलता रहे। ये दोनों चीज अगर चलती रहेगी तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है, ठीक है। सो CPR टेक्निक से हम इसको रेस्क्यू करते हैं, ठीक है। नेम अ पोर्टेबल अप्लायंस दैट कैन बी इजीली कैरिड एनीवेयर एंड इट इज यूज्ड टू पुट आउट अ फायर। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर, ये छोटा सा भाई साहब होता है, आप देखोगे रिक्शे वालों के पास भी होता है, कार्स में भी होता है, सब जगह पे होता है ये, ठीक है। तो इट्स अ वेरी पोर्टेबल थिंग दैट कैन बी अप्लाइड, दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर। छोटे मोटे आग को हम इससे बुझा सकते हैं, और छोटे मोटे आग को अगर आप पहले बुझा देंगे तो वो बड़ी आग पकड़ेगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज वन वे ऑफ मैनेजिंग डिजास्टर। इन केस ऑफ इंजरीज लाइक स्प्रेन्स और कंट्यूशन, व्हाट डज द एक्रोनिम राइस स्टैंड्स फॉर? राइस, रेस्ट, आइस पैक, C कंप्रेशन, एंड E इज फॉर एलिवेशन। राइस मतलब आपका ये जहां पे मोच आई हो, इस सब जगहों पे स्प्रेन हुआ हो, कोई मसल क्रैम्प आया हो, ऐसे जगहों पे आप राइस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो इंसान को एटलीस्ट रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, फिर आप उसको आइस पैक अप्लाई करते रहे, हर 4-6 घंटे में उस पर आइस पैक अप्लाई करते रहे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास लेकर जाए, पैर पे मोच आने पे हम डॉक्टर के पास जनरली जाते नहीं है, उसको हम होम में ही ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट एल्स पीपल, सी मींस व्हाट? कंप्रेशन, उस जगह को भाई साहब बांध के रखें, कंप्रेशन। एंड E इज व्हाट पीपल? E इज एलिवेशन, उस इंजर्ड पार्ट को आप थोड़ा सा ऊपर रखें, जब आप सो रहे हो तो जिस पैर पे मोच चाहिए उसको थोड़ा सा ऊपर रखें, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड राइस टेक्निक। सो राइस स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेट। कंप्लीट द एनालॉजी, ब्रीदिंग इज टू डैश, सर्कुलेशन इज टू कार्डियो पुल्मोनरी रिससिएशन। इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग इज आर्टिफिशियल वेंटिलेशन से हम ब्रीदिंग को कैसे रिस्टोर करते हैं? जिसका भाई साहब सांस बंद हो गया हो, उसको लेटाकर उसकी मुंडी या चिन को थोड़ा सा अपवर्ड करके हम उसमें अपने मुंह से एयर ब्लो करते हैं उसके मुंह में, ठीक है, ताकि उसका ब्रीदिंग रेस्टोर हो सके, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। उसका भाई साहब वेंटिलेशन अभी मतलब उसका अभी चल नहीं रहा है, उसका खुद का जो है नॉर्मल वेंटिलेशन नहीं चल रहा है, तो हमको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की टेक्निक से उसको नॉर्मल ब्रीदिंग मोड पे लाना पड़ेगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, कैरिंग पिगी बैग, victim with one leg injured, carrying patients who are unconscious, patients who cannot use their hands but can hold their body upright। किसके लिए आप अप्लाई करेंगे भाई साहब? सो आपका भाई साहब कैरिंग पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस, पिगी बैंक, ठीक है। और ह्यूमन क्रच मेथड, इट इज अप्लाइड टू विक्टिम्स विथ वन लेग इंजर्ड, एक लेग अगर इंजर्ड हुआ होगा। सो आप देखो भाई साहब वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या क्या हैं आपके, हमने यहां से शुरू किया था इसको, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी, टेम्परेचर, ये सारे तमाम चीजें क्या है भाई साहब आपकी वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट, सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, गीला कचरा, सूखा कचरा, ठीक है, इस तरह से बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गया है, ओके, बैठे रहिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम इंसिनरेशन बोलते हैं। भाई साहब अगर टाइम है तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, फुल मार्क्स तो आने नहीं वाले हैं, अगर नहीं आने वाले हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं कि आए, कहीं तो पहुंचे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह कि आपका ना ही स्टडी के करिकुलम में कोई रिवीजन होता है और ना ही पेपर देने के बाद कोई रिवीजन होता है। दिस इज वन मेजर फैक्टर, आप लोग टाइम स्पेंड करते ही नहीं रिवाइज करने के लिए। अगर बाकायदा किसी भी रीजन से आपका पेपर जल्दी ओवर हो गया है, दो रीजन से हो सकता है, या तो आपको सब कुछ आता है या तो आपको नॉलेज का चैलेंज है। दोनों भी रीजन में आपके पास थोड़ी बहुत जो टाइम बचता है उसमें आप अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं
to score more, especially in papers like maths and science. ठीक है? Pyrolysis, energy production by burning of waste at higher temperature. बर्निंग ऑफ वेस्ट जैसे गोबर गैस वगैरह, इसको बहुत हाई टेम्परेचर में अगर हम बर्न करते हैं तो पायरोलिसिस का प्रोसेस होता है। बायोगैस, इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? बायो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,